हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलो सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन के नेचर की। तो इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़े थे। केमिकल एडजॉर्प्शन भी मैंने बताया था आपको, लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन को डिटेल्स में हम लोगों ने देख लिया था कि इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या क्या इसका नेचर होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन की आज बात करेंगे तो पहले फिर से समझ लेते हैं क्या होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और क्या होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में मैंने आपको बताया था कि जब एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स वीक वांडरवाल बलों से वीक वांडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों कि एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल यानी जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज होते हैं वो एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जाके केमिकल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं और केमिकल बॉन्ड के कारण बनने के कारण जो एडजॉर्प्शन होता है उसे हम केमिकल एडजॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन कहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में कुछ और डिटेल्स में। केमिकल एडजॉर्प्शन या फिर आप इसे बोल सकते हो केमीजॉर्प्शन। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो इसका नेचर होता है बच्चों, केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है स्पेसिफिक नेचर का होता है। स्पेसिफिक नेचर का यानी ये विशिष्ट प्रकृति का होता है। मैंने बताया था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई भी गैस किसी भी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो सकता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं है। वही एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जाके जुड़ेगा जो उसके साथ केमिकल बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। तो हम लिखेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन। केमीजॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक in nature. Only those molecular species can adsorb on the surface of adsorbent which form chemical bond। तो देखो स्पेसिफिक नेचर का होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, बहुत ही विशिष्ट प्रकृति का होता है, स्पेशल प्रकार का होता है। केमीजॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, बहुत ही स्पेशल कैटेगरी का एडजॉर्प्शन होता है। और इसमें ओनली दोज मॉलिक्यूलर स्पीसीज कैन एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट विच कैन फॉर्म केमिकल बॉन्ड विथ एडजॉर्बेंट। तो सिर्फ वही एडजॉर्बेंट यहाँ पे जाके एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्ब होगा जो उसके साथ केमिकल बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि इसको जीन्स वाली ही चाहिए, अगर और इक्का दुक्का कहीं से ला के दोगे तो इसको पसंद नहीं आएगा। तो स्पेशल है भैया, इसको तो जीन्स वाली ही चाहिए। तो ये हो गया स्पेशल नेचर का। सेकेंड है, अगर हम बात करें एंथैल्पी का, एंथैल्पी तो देखो एंथैल्पी जो मैंने फिजिकल एडजॉर्प्शन का आपको बताया था उसका रेंज कितना था बच्चों, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। यानी एक मोल एडजॉर्बेंट को एडजॉर्बेंट पे के सरफेस पे एडजॉर्ब होने पर 20 से 40 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है, बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है। बिकॉज एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन यहां पे क्या होता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन का जो एंथैल्पी होता है वो इसके कंपैरिजन में, फिजिकल एडजॉर्प्शन के कंपैरिजन में अधिक होता है। तो देखो एंथैल्पी
इंथेल्पी ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन, chemical adsorption is quite high as compared to physical adsorption. physical adsorption क्यों होता है भाई? क्योंकि since chemical bond is formed, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और इसका अगर रेंज देखा जाए कितना से कितना तक होता है, तो आपको याद रखना है 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है, याद रखना 80 से 240 किलो जूल पर मोल। तो इंथेल्पी ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू फिजिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन की एंथैल्पी बच्चों फिजिकल एड्जॉर्प्शन से अधिक होती है, उच्च होती है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड रासायनिक बंधन का बनना होता है और केमिकल बॉन्ड बनता है तो यहाँ से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसका रेंज क्या है? तो 80 से 240 किलो जूल पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का एंथैल्पी रेंज होता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल और केमिकल एड्जॉर्प्शन का कितना होता है? 80 से 240 किलो जूल पर मोल। तो ये दो हो गया, पहला स्पेसिफिक नेचर का होता है और दूसरा इसका एंथैल्पी 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। लिखो इतना, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड है इरिवर्सिबल नेचर। इरिवर्सिबल नेचर याद रखो, केमिकल ये जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। जैसे कोई ये सरफेस है और इस पे हम क्या किए कि किसी एड्जॉर्बेट को यहाँ पे एड्जॉर्ब कर दिए, जमा कर दिए, हो गया खुद से। तो अगर वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन हुआ है तो वहां से उसको रिमूव भी किया जा सकता है, आसानी से हटाया जा सकता है, कोई ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। वो एक समय तक क्या होगा कि निश्चित सीमा तक पहले एड्जॉर्ब होगा और उसके बाद खुद से वो उसका डिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, वो हटना शुरू कर देगा। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं है बच्चों, ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है। एक बार हो गया तो होने के बाद क्या होता है कि एड्जॉर्बेट के पार्टिकल और एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल के बीच केमिकल बॉन्ड बन जाता है। तो तब तक नहीं हटेगा जब तक कि उनके बीच बना हुआ केमिकल बॉन्ड टूट ना जाए, ठीक है। और केमिकल बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जनरली हम कह सकते हैं जैसे वही बात हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है और एनर्जी हम देंगे नहीं, हमें तो खुद से देखना है कि ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। तो खुद से अब वो रिवर्स नहीं हो सकता है। तो राधा के न 9 मन घी होगा और न राधा नाचेगी, यानी इरिवर्सिबल हो गया, एनर्जी नहीं मिलेगा तो रिवर्स नहीं होगा। तो देखो केमिकल एड्जॉर्प्शन cannot be reversed until the bond formed between the constituent of adsorbent and adsorbate are cleaved। देखो केमिकल एड्जॉर्प्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जो रासायनिक अधिशोषण होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है, वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता है, रिवर्स नहीं होता है। कब? until the bond formed between the constituent of adsorbent and adsorbate are cleaved। यानी केमिकल एड्जॉर्प्शन तब तक रिवर्स नहीं होता है जब तक कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बना है वो टूट ना जाए। जब वो टूट जाएगा तभी ये रिवर्स हो सकता है। तो और टूटेगा कब? दिस नीड्स
certain amount of एनर्जी। अब इसको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी ना मिलेगा और ना ये केमिकल बॉन्ड टूटेगा और ना फिर एडजॉर्प्शन जो हुआ है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। दैट इज केमिकल एडजॉर्प्शन, दैट इज केमिकल एडजॉर्प्शन इन जनरल इरिवर्सिबल नेचर का। तो जनरली क्या होता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल नेचर का होता है। ठीक है बच्चों, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर लेयर। इसमें मॉलिक्यूल का लेयर कितना बन सकता है। मैंने आपको फिजिकल एडजॉर्प्शन में बार बार हम फिजिकल एडजॉर्प्शन का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चीजों को जब रिलेट करके पढ़ोगे बच्चों तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन में मैंने बताया था कि जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज होते हैं यानी जो एडजॉर्बेट होते हैं वो कई लेयर का निर्माण कर सकते हैं। इस पे एक लेयर एडजॉर्प्शन हो गया, उसके बाद उसी पे एक और लेयर हो सकता है, उसके ऊपर एक और लेयर हो सकता है, यानी लेयर पे लेयर जमते जाएगा। ठीक है, तो हम बोल रहे थे कि वो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, मल्टी मोलिकुलर लेयर का निर्माण करता है, बहुआण्विक परत का निर्माण करता है, मल्टी मोलिकुलर लेयर बनाता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे देखो होता क्या है कि ये हमारा एडजॉर्बेंट का सरफेस है और ये जो है एडजॉर्बेंट का पार्टिकल है जो आके इस पे जमा होगा। ठीक है, और अगर हमें केमिकल एडजॉर्प्शन करवाना है बच्चों तो इसके बीच और इसके बीच ये जो यहां से आ रहा है उसके बीच केमिकल बॉन्ड बनना चाहिए। तो चलो जब यहां पे आया तो एक बार तो केमिकल रिएक्शन हुआ, यहां पे केमिकल बॉन्ड बन गया। लेकिन अब बताओ, अब जो फिर से यहां पे आएगा क्या इसके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा? अगर केमिकल रिएक्शन होना होता तो ये आपस में रिएक्ट करके कोई अलग सब्सटेंस नहीं बना लेते। तो यहां पे अब इसके और इसके बीच केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो फिर इसके ऊपर अब दूसरे लेयर का निर्माण नहीं होगा बच्चों। यानी केमिकल एडजॉर्प्शन में एक ही लेयर का निर्माण होता है क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनता है। तो एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया और फिर एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल और एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल के बीच कोई जरूरी नहीं है कि केमिकल बॉन्ड का निर्माण हो, इसलिए यहाँ पे मोनोमोलिकुलर लेयर या यूनिमोलिकुलर लेयर का निर्माण होता है, मल्टी मोलिकुलर लेयर का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि particles of adsorbate form chemical bond with adsorbate। So only layer can form in bond formation। तो यहां पे क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेट फॉर्म केमिकल बॉन्ड विथ एडजॉर्बेंट। यहां पे एडजॉर्बेंट होगा, एडजॉर्बेंट। तो यहां पे केमिकल बॉन्ड बनना होता है बच्चों, एडजॉर्बेंट के जो पार्टिकल होते हैं एडजॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड का निर्माण होता है और केमिकल बॉन्ड सिर्फ एक ही बार बन सकता है। तो इसलिए ओनली सिंगल लेयर कैन फॉर्म इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जब यहाँ पे बॉन्ड बनता है तो सिर्फ सिंगल लेयर का ही निर्माण होता है, तो ये यूनिमोलिकुलर लेयर का निर्माण करते हैं। और इसमें अगर विशेषता इसकी देखा जाए तो आप बोल सकते हो सरफेस एरिया एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना अधिक रहेगा केमिकल एडजॉर्प्शन का रेट उतना ही अधिक होगा। अगर एडजॉर्बेट का नेचर का बात करें तो जितना आसानी से एडजॉर्बेंट के पार्टिकल के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही अधिक होगा। तो ये कुछ नेचर था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था केमिकल एडजॉर्प्शन का जो हमने कंप्लीट किया। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है बोर्ड के एग्जाम के लिए बच्चों, ये चैप्टर जो है बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहाँ इससे कंपटीशन में भी सवाल आता है लेकिन सारे टॉपिक से नहीं आता है। जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको
बताऊंगा। तो अभी वहां तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, वहां जब पहुंचेंगे तो बताएंगे। तो बोर्ड के एग्जाम में यहां से एक सवाल कई बार रिपीट किया है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए, तो आ जाता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच डिफरेंस लिखने के लिए। तो जितना मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया फिजिकल का और केमिकल का, तो उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से डिफरेंस लिख सकते हो। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको भार नहीं दूंगा, चलो हम लिख देते हैं ये दोनों के बीच डिफरेंस और आपको याद भी करवा देते हैं। एकदम आसान है, तुरंत याद हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन फिजिजोर्प्शन या फिजिकल एड्जॉर्प्शन, इसी को बोलते हैं। और इधर लिख लेते हैं बच्चों केमिजोर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। और यहां पे ओहम प्रॉपर्टी लिखेंगे जिसके आधार पे हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेंगे यहां पे। अब अगर आपने इस लेक्चर को और इससे पहले वाले लेक्चर को ध्यान से देखा है तो आप आसानी से यहां पे अंतर लिख सकते हो। तो हम कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं इधर और आप बताना कि यहां पे वो क्या होता है और यहां पे उसके लिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है। तो चलो हम सिर्फ लिखेंगे, बताओगे आप। सबसे पहला अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स, तो फोर्स क्या होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, कौन सा फोर्स कार्य करता है बच्चों, चलो याद करके बताओ। तो यहां पे मैंने बताया था कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वांडर वाल फोर्स कार्य करता है। यहां पे वांडर वाल फोर्स कार्य करता है, ठीक है। जो कि क्या होता है नेचर में वीक फोर्स होता है, वीक होता है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वांडर वाल फोर्स कार्य करता है। वही केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो यहां पे एक डिफरेंस तो हो गया फोर्स से रिलेटेड, ठीक है, फोर्स से रिलेटेड। उसके बाद बताओ क्या लिख सकते हैं, एंथैल्पी लिख सकते हो, एंथैल्पी बिल्कुल लिख सकते हो, एंथैल्पी। तो बताओ मेरे शेरों, एंथैल्पी क्या क्या होता है। तो देखो फिजिजोर्प्शन में एंथैल्पी का जो रेंज होता है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है कि नहीं, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। और केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। तो सब कुछ अपने से आप लिख लोगे, सिर्फ लेक्चर को ध्यान से देखा करो। सारे बच्चे बोलते हैं कि सर लाइव आइए, तो लाइव आने में है क्या, हम देखे हैं कि बहुत सारे टीचर जो लाइव आके पढ़ा रहे हैं वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। और जब स्टार्ट होता है लेक्चर तो 4 से 5 मिनट क्या होता है कि उसको एडजस्ट करने में ही बीत जाता है, कभी आवाज फंसता है तो कभी कुछ। तो हम पहले वाईफाई लगवा लेंगे अपने क्लासरूम में जहां पे हम पढ़ाते हैं, वहां पे पूरी तरह से, चूंकि वाईफाई जो सिंपल वाला होता है उसमें लगाने में तो कम खर्च में लग जाता है, लेकिन उसमें समस्या यह है कि वही होगा, फिर आवाज फंसेगा तो वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, तो बहुत तरह का दिक्कत होगा। तो एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लेने के बाद अब चूंकि देखना पड़ेगा कि आसपास में कहाँ पे उसका तार पहुंच गया है, उसके आगे जिस तरह से डिश का कनेक्शन लेना होता है और इलेक्ट्रिसिटी का वायर आपके घर तक पहुंचता है, उसी तरह से वाईफाई का वायर भी होता है, फाइबर, तो वो पहुंचता है। तो अगर आसपास में पड़ताल करके उसके बाद लगवाना पड़ेगा, तो ज्यादा खर्च बैठेगा उसमें, लेकिन कोई नहीं, उसको लगवाएंगे और तब उसके बाद लाइव आएंगे, ठीक है, तब मजा आएगा बच्चों। तो मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलो एंथैल्पी 20 से 40 किलो जूल पर मोल और इसका होता है 80 से 240 किलो जूल पर मोल, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें रिवर्सिबिलिटी का, रिवर्सिबिलिटी, तो इसका जो रिवर्सिबिलिटी, ये तो हम लोग जानते हैं कि रिवर्सिबल इन नेचर, तो ये रिवर्सिबल होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है रिवर्सिबल नेचर का होता है, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है बच्चों वो इरिवर्सिबल नेचर का होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, तो ये स्पेसिफिक नहीं होता है। लेकिन ये जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है ये हाईली स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। तो आप इसको सिर्फ इतना लिख सकते हो कि नॉन स्पेसिफिक या नॉट स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। उसके बाद अगर हम मॉलिक्यूलर लेयर की बात करें, मॉलिक्यूलर लेयर की, तो देखो यहां पे इसमें मैंने बताया था कि मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण होता है, और यहां पे यूनिमोलिकुलर लेयर का निर्माण होता है, यूनिमोलिकुलर लेयर का निर्माण होता है। तो ये है इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, 2 या 3 नंबर का आता है तो आप इसको आराम से लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट वाला है। उसके बाद और भी हम डिफरेंस लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एड्जॉर्बेट का अगर गैस जो है अगर उसका लिक्विफिकेशन आसानी से होता है तो उसका फिजिकल एड्जॉर्प्शन आसानी से होता है, लेकिन वही केमिकल एड्जॉर्प्शन तो उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि जो केमिकल बॉन्ड का निर्माण कर सके। तो इस तरीके से और भी डिफरेंस हम लिख सकते हैं, लेकिन मेन ये है। पहली बात फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वान डार वाल फोर्स होता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड का निर्माण होता है। एंथैल्पी की बात करें तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में 20 से 40 किलो जूल पर मोल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में 80 से 240 किलो जूल पर मोल। रिवर्सिबिलिटी का बात होता है तो ये रिवर्सिबल नेचर का होता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल नेचर का होता है। स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है, कोई भी गैस किसी भी जाके एड्जॉर्बेंट पे जुड़ सकता है, हर जगह मुंह मारते चलेगा ही, लेकिन ये बड़ा ही स्पेसिफिक नेचर का होता है। भैया इसको पढ़ा लिखा और खूबसूरत और जींस वाली चाहिए। मॉलिक्यूलर लेयर, तो मॉलिक्यूलर लेयर में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण करता है और ये यूनिमोलिकुलर लेयर का निर्माण करता है। लिख लीजिए इसको। तो आई होप कि जितना बार हम रिपीट करते हैं यहाँ पे चीजों को बार बार दोहराते हैं आपको याद हो जाना चाहिए, थोड़ा सा अगर भेजा है तो लिखो जल्दी, पढ़ते हैं आगे। मंजिल ने कहा हौसलों से कि तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने कहा हौसलों से कि तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला कि चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलो मेरे शेरनियों देखो इधर फिर से 2 और यहाँ पे डिफरेंस मैंने लिखा है फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के बीच। तो पहला है इसमें एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन यानी एड्जॉर्प्शन का जो रेट है, रेट स्पीड, वो इसमें किसी चीज पे निर्भर करता है कि नहीं करता है। तो देखो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो फिजिजॉर्प्शन में होता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस, यानी गैस कितना आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उतना ही उसका रेट जो है डिपेंड करता है इस पे। यानी जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा, जैसे अमोनिया गैस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो ये सब जो गैस है आसानी से लिक्विफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो बहुत तेजी से होता है,
रैपिड रेट से होता है। लेकिन केमिजोर्प्शन में क्या होता है, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी एडजॉर्प्शन का जो स्पीड है, रेट है, और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का जो क्राइटेरिया है उसमें कोई रिलेशन नहीं है। गैस आसानी से लिक्विफाई होता है कि मुश्किल से लिक्विफाई होता है, उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अगर गैस केमिकल बॉन्ड का निर्माण करता है एडजॉर्बेंट के साथ तब तो केमिजोर्प्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिक्विफिकेशन पे डिपेंड कर जाता है, केमिकल बॉन्ड बनाने का कोई जरूरत नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी देखो, सक्रियन ऊर्जा इसका हिंदी होता है सक्रियन ऊर्जा। इसका हम लोग बहुत डिटेल्स में बात करने वाले हैं बच्चों, इस चैप्टर में भी, और इसके पीछे वाला जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है वहां पे भी हम लोग सक्रियन ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो अभी सिंपल हम बता देते हैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। जैसे किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो देखो यहाँ पे ये कोई रिएक्टेंट है और रिएक्शन करवा के इसे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इसके मॉलिक्यूल के पास कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बच्चों थ्रीशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रीशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। यानी थ्रीशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास होगा तभी तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, थ्रीशोल्ड एनर्जी के बराबर। ठीक है। अब मान लो कि या इस रिएक्टेंट के पास पहले से थ्रीशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी ना है, लेकिन कुछ एनर्जी है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कुछ एनर्जी है, लेकिन थ्रीशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं है। ठीक है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि मान लो कि 5 जूल एनर्जी की आवश्यकता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अब इसके पास जो है यानी थ्रीशोल्ड एनर्जी का अमाउंट कितना हुआ, 5 जूल, मिनिमम एनर्जी इतना चाहिए। अब रिएक्टेंट के पास 5 जूल ना होके कितना था, 3 जूल था। तो बताओ 5 जूल चाहिए ना, रिएक्टेंट को तो आपको कन्वर्ट करना है ना प्रोडक्ट में। तो इसे अभी कितना घट रहा है, 2 जूल। तो 2 जूल एनर्जी आपको बाहर से देना पड़ेगा। इतना चाहिए, इतना इसके पास था, 2 जूल घट रहा है तो 2 जूल आपको बाहर से देना पड़ेगा। ये जो बाहर से एनर्जी दिया गया बच्चों, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बाहर से जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कराया गया इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझा दिया। जब एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे तो एकदम देहाती स्टाइल में समझाएंगे आपको क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन में रिएक्शन तो होना नहीं है। मैंने क्या बताया कि जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो बाहर से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया गया उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो बताओ फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या रिएक्शन हो रहा है, नहीं। तो जब रिएक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का कोई बात नहीं आएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज ऑलमोस्ट नील। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे तो रिएक्शन होना है तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में, सम अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इट जनरली रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ, इस ससुरे मक्खियन तंग करा, इट जनरली रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। तो ये पूरा डिफरेंस हो गया बच्चों हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच। तो आप इसका नोट्स जरूर बनाना। और कुछ बातें और करते हैं इसमें हम लोग, लिखिए पहले इसको। हाँ, इसमें एक चीज और याद रखना आप लोग, टेम्परेचर भी लिख सकते हो। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो लो टेम्परेचर पर ही प्रोसीड कर जाता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, बट केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तो आप ये लिख सकते हो, ये भी डिफरेंस में लिख सकते हो। तो हमने अभी कंप्लीट किया फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच डिफरेंस। अच्छा बच्चों, अगर आपसे अब पूछा जाए कि बताओ कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं, कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो आप बोल सकते हो सबसे पहली बात नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ
एडजॉर्बेट, उसके बाद आप बोल सकते हो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, उसके बाद आप बोल सकते हो टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट में हम क्या बोल सकते हैं, तो यहां पे बोलेंगे कि देखो, जो एडजॉर्बेट यानी जो गैस इजिली लिक्विफाई होता है उसका फिजिकल एडजॉर्प्शन आसानी से होता है। उसके बाद बोल सकते हैं कि जो गैस आसानी से एडजॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बना सकता है उसका केमिकल एडजॉर्प्शन भी आसानी से होता है, उसका रेट अधिक होता है। उसके बाद नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट की बात करें तो हम बोलेंगे कि एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना अधिक होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही अधिक होगा। अगर इसका सरफेस एरिया रफ है यानी खुरदरा है, चिकना नहीं है, तो भी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर टू मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। तो ये जो दो फैक्टर है टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पे हमें आगे का 2 क्लास स्टडी करना है। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर दो मेन फैक्टर है जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं बच्चों। तो इसकी और इसकी बात हम करेंगे अगले टॉपिक में। तो हमारा अगला टॉपिक होगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में वही एक टॉपिक है जहां से आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।